और ये भी सच्चाई है कि किसी समय में 23% हिंदू वहां होते थे, आज वो घट के 7 से 8% रह गए हैं। और यह भी सच्चाई है कि वहां पर एक प्रकार जो आपका मालदीव के अंदर चला था इंडिया आउट और एंटी इंडिया सेंटिमेंट है, मगर सबसे अच्छी बैट अगर भारत के लिए थी वो शेख हसीना थी, क्योंकि उसकी गवर्नमेंट एक तो भारत के साथ रिलेशन बहुत अच्छे थे, एक उसने जो इकोनॉमी में बढ़ावा किया अपने देश में वो काबिले तारीफ है। मगर अब अनफॉर्चुनेटली ये जो जमाते इस्लामी जिसने साथ दिया था पाकिस्तान की आर्मी का 1971 में, आज वो सफल हुई और आईएसआई ने उसकी बहुत मदद की। और ये बांग्लादेश नेशनल पार्टी जो खालिदा जिया की है, जो कि जिसके फाउंडर फादर थे लेफ्टिनेंट जनरल जिया, जिसको भी मार दिया गया था, ये एक हिस्ट्री है बांग्लादेश की पाकिस्तान के बाद वहां पर इस प्रकार के कार्रवाई। मगर ये सच्चाई है कि आगे क्या होगा ये हमें बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि भारत के लिए बांग्लादेश एक बहुत ही इंपॉर्टेंट देश है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक सबसे इंपॉर्टेंट देश बांग्लादेश है। अब तो जो जिस प्रकार से जो वहां पर इंटरिम गवर्नमेंट फोर्स बनाएगी, उसके बाद इलेक्शन होंगे, तो ये यकीन करना है कि कहीं ना कहीं ऐसी गवर्नमेंट ना आए जो कि बिल्कुल एंटी इंडिया हो। वो भारत के लिए इतना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जिस प्रकार से यह आंदोलन चला है, जमाते इस्लामी और आईएसआई ने बहुत ज्यादा रोल प्ले किया है। अब कैसे शांति आएगी ये समय बताएगा। जब शेख हसीना की बात आती वो कहां जाएंगी? देखो, शेख हसीना भारत में नहीं रहेगी। अगर वो भारत में रहती है तो ये आक्रोश भारत के अगेंस्ट आ जाएगा, ये भी समझना चाहिए, क्योंकि भारत जो बांग्लादेश का नेबर है, तो मुझे लगता है या तो वो लंदन जाएंगी या फिनलैंड जाएंगी। भारत ने उसकी ये मदद की है कि भारत में वो आ पाए और वहां से फिर उसकी मदद करके जाए, क्योंकि भारत के साथ जो है शेख मुजीबुर रहमान के भी रिलेशन बहुत अच्छे थे, जो कि एक फाउंडिंग फादर है बांग्लादेश का। और शेख हसीना जो उनकी लड़की है, जिसने 15 साल से ज्यादा रूल किया और बांग्लादेश को तरक्की के एक प्रकार मुहाल पे ले गई, अनफॉर्चुनेटली उनको छोड़ना पड़ा। और उसकी वजह ये नहीं है कि वो इकोनॉमी अच्छा नहीं था, कहीं ना कहीं जमाते इस्लामी और पाकिस्तान की जो आईएसआई है उसने नहीं, ही नहीं, ये लेकिन सारा एक समस्या ड्रामा है क्रिएट किया। मैं जीजे सिंह सर आपके पास आता हूं। एक समस्या है और जो बात कह रहे हैं शिवाजी, मैं उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं। जमाते इस्लामी कट्टरपंथी तरक्की हुई इधर बीच, तो एक बात होता है कि इन कट्टरपंथियों को तरक्की से कोई मतलब नहीं होता है, वरना ये पीएम हाउस में ऐसे नहीं घुसते, बेट पर ऐसे नहीं होते। जो प्रथम राष्ट्रपति हैं शेख मुजीबुर रहमान, जिनका बांग्लादेश के बनने में बड़ा योगदान, उनकी मूर्ति को हथौड़े से मारते नहीं। तो इन कट्टरपंथियों को ना तो तरक्की से मतलब है, ना तो विकास से मतलब है, और ना तो अर्थव्यवस्था में क्या चल रहा है उससे मतलब है। ये सिर्फ अपने प्रोपेगेंडा पर चलना चाहते हैं और जिसकी कठपुतली है उसके इशारे पर चलते हैं। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। जैसे मैं बांग्लादेश को समझता हूं, क्योंकि मैं वहां पे कुछ 8-9 महीने रहा भी हूं, क्योंकि मैं नेवी को छोड़ के मर्चेंट नेवी में चला गया तो मेरा काफी उनके पोर्ट्स में जाने का मुझे काफी मौका मिला। पहली बात मैं एक पक्की करनी चाहता हूं, जो पहले विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी साहब कह रहे थे वो बिल्कुल सही है। मैंने खुद आंखों से देखा है कि वहां पे हिंदुओं के ऊपर बहुत अत्याचार किया जाता है। उनकी छोटी छोटी बेटियों को उठा के ले जाते हैं ये जमाती इस्लामी वाले, ये जो बीएनपी, और इसके पीछे खालिदा जिया जो है, जो दुश्मन है इसकी शेख हसीना की। खालिदा जिया जो एक मेजर जनरल की वाइफ थी, और मेजर जनरल जो था वो पाकिस्तान आर्मी का एक जनरल था बांग्लादेश आजादी मिलने से पहले, और वो प्रो पाकिस्तान था। और यहाँ पे जो कुछ हो रहा है ये बिल्कुल इसके पीछे आईएसआई का हाथ है। उसने उकसाया है, इंसाइट किया है, इंस्टिगेट किया है। ये जो आप बात कर रहे हैं जमाते इस्लामी को, जमाते इस्लामी और जो गुट है एंटी शेख हसीना, उसकी सपोर्ट है पूरी खालिदा जिया की। और ये लोगों ने मिलकर टेररिस्ट की तरह उसके आज पैलेस के ऊपर, जहां वो घर था, उसके ऊपर हमला किया। और आगे वाली तस्वीर तो आप जानते कैसे लूट मार वहां से कर दिया, लूट के लेके जा रहे हैं। और ये जो काम किया जा रहा है इसके पीछे पाकिस्तान चाइना का हाथ है। आप ये मत भूलिए कि ये आईएस का रूट है इंडिया को आने के लिए, यहाँ आतंक फैलाने का, वो वाया बांग्लादेश है। वो सिर्फ जो जम्मू कश्मीर का बॉर्डर है वहां से नहीं आते, उनका मेन रूट है बांग्लादेश है।
वो बांग्लादेश को अपने हाथ में रखना चाहते हैं और उनके हाथ में नहीं तो ये आप बड़ी बात कह रहे हैं सर। आईएस के आने का रूट है, फिर तो जितने घुसपैठिए आकर यहां पर बैठे हुए हैं, जिसकी शुरुआत, चर्चा की शुरुआत प्रफुल्ल बख्शी जी ने की थी, मैं वहां पर फिर लेकर जाऊंगा इस चर्चा को कि यह संकट हिंदुस्तान के लिए कितना बड़ा है और इस पर कम से कम यहां के नेताओं को एकजुट हो जाना चाहिए कि यह घुसपैठिए की जो समस्या है इसको जड़ से उखाड़ फेंके, वरना आतंक यहां घुसा तो निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं आता हूं, एक बड़ी खबर आ रही है बांग्लादेश से इस वक्त की बड़ी खबर है, सलीमुल्लाह खान और आसिफ नजरुल अंतरिम सरकार को लीड करेंगे। जो वहां के सेना प्रमुख ने कहा था कि एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाई जाएगी, फिलहाल मैं टेक ओवर कर रहा हूं और आगे पार्टियों को बुलाए एक इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी, तो अब खबर यह आ रही है कि सलीमुल्लाह खान और आसिफ नजरुल अंतरिम सरकार को लीड करेंगे। बांग्लादेश के जाने माने राइटर हैं सलीमुल्लाह खान। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, इंटरिम गवर्नमेंट को कौन लीड करेगा। शेख हसीना के बाद यह खबर भी आ गई है। तो ये आपने देखा अब नैन साहब, ये जो दो नाम आए हैं, अगर इनके बारे में आप कोई जानते हो, और दूसरी बात है कि ये समस्या कितनी बड़ी जिसका जिक्र कर रहे हैं, ये रूट आईएस का घुसने का हिंदुस्तान में। देखिए राकेश, अगर आपको याद हो केरला के अंदर जब हम लोग आईसिस के कुछ केसेस को पकड़ रहे थे, पिछले साल के करीब की बात है, डेढ़ साल पहले की बात कर रहा हूँ, और जब श्रीलंका के अंदर भी एक केसेस सामने आए थे, तो उस टाइम पे बड़े स्तर के ऊपर ये कहा गया था कि एक मॉड्यूल ऐसा है आईसिस का जो कि बड़े स्तर के ऊपर बांग्लादेश में काम कर रहा है और इसको सपोर्ट करने वाला था जमात इस्लामी। चलो हम मान लेते हैं कि जमात इस्लामी अब से नहीं, जब से हमने बांग्लादेश को आजाद कराया था तब से ही हमेशा पाकिस्तान के फेवर में रहा या मुस्लिम कट्टरपंथियों के साथ में रहा है। लेकिन कुछ हद तक अगर देखा जाए जो आज की सिचुएशन हुई है, इसमें अवामी लीग और शेख हसीना भी जिम्मेदार हैं। 15 साल तक लगातार इन लोगों का वहां पे राज रहा। उस राज के दौरान काफी वहां पे इनकम्बेंसी आई और ये कहा गया कि इस बार जब ये लोग इलेक्शन जीत के आए थे, तो आप देखिएगा पीछे बांग्लादेश में जो भी अगर आपके मित्र हैं उनसे बात करके कि बड़े स्तर के ऊपर इनके खिलाफ वहां पे रोष था लोगों में, कि लोग कह रहे थे कि अगर ये रिगिंग नहीं होती इलेक्शन की तो इनकी 20 सीट आना भी मुश्किल था। उसके ऊपर जो है सोने पे सुहागा, आग में घी डालने का काम किया गया, जो कि ये मुक्ति वाहिनी के जो जितने भी स्वतंत्रता सेनानी के बच्चे थे उनका जो 30% आरक्षण किया गया। अभी 30% पहले आरक्षण करने के बाद अवामी लीग ने पहले तो कदम पीछे हटाए, फिर केस हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट ने इसको थ्रू कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंदर थोड़ी देने की कोशिश की, लेकिन आग जलती रही। इसके अंदर कुछ पीछे हटने का कोई बात हो नहीं पाई। और मैं आपको बताऊं 54% के करीब रिजर्वेशन है आज की तारीख में बांग्लादेश के अंदर। जो असली बांग्लादेश की प्रॉब्लम कहां पे, मैं वहां पे कील ठोकने की कोशिश कर रहा हूं। उसके अंदर से 30% है राकेश, ये लोग जो स्वतंत्र सेनानी के बच्चे थे, 20% है इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड है, उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। 2% है जो क्या नाम शहीदों के हैं और 1% के हैं विकलांग के करीब का। तो ये जो 30% था, इसके पीछे जो पूरी की पूरी युवा बांग्लादेश की लगी, उसका कारण ये था कि आज की तारीख में चाहे कोई कुछ भी कहे, बांग्लादेश के अंदर भुखमरी है, जॉब्स नहीं है, लोग सड़कों के ऊपर हैं और उनको कहीं रास्ता नहीं मिल रहा। जो इनका थोड़ा बहुत उद्योग था वीविंग का, जो अमेरिका के साथ चल रहा था, उसमें भी काफी सेटबैक आए। और जिस प्रकार से आपने देखा कि यहाँ पे इलेक्शंस के बाद में और जो ये सरकार थी अवामी लीग की, ये इतनी ज्यादा एरोगेंट हो गई थी, इनको लगा कि बस जनता है, हम तो जीत गए हैं तो 5 साल कट जाएंगे। ऐसा हुआ नहीं और ये रोष बढ़ता चला गया और ये रोष 15 दिन के अंदर, लास्ट 15 डेज में। नहीं नैन साहब मैं आपको रोक रहा हूं। ये रोष है, ये सिर्फ आक्रोश है लोगों का जो सरकार से नाराज हैं, या फिर ये कट्टरपंथियों की एक साजिश है उन लोगों के बीच में घुसकर बांग्लादेश में आग लगा दी, उन्होंने इस्तेमाल किया इसको, उन्होंने इसको इस्तेमाल किया।